दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी की कहानी जिसमें कॉमेडी और सस्पेंस के अलावा ऐसा बहुत कुछ है जिससे आपको भरपूर मजा आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इस फिल्म की IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक खाली थिएटर में एक बच्ची को डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। वहीं से कुछ दूरी पर किडनैपर्स की एक टीम एक गाड़ी के अंदर उस बच्ची को किडनैप करने की प्लानिंग कर रही होती है, जबकि उस डांसर लड़की के घर के पास एक दूसरी गाड़ी में इन्हीं किडनैपर्स के बाकी साथी होते हैं, जिसमें एक हैकर लड़की भी होती है जो दूसरे गाड़ी में मौजूद अपनी टीम के लोगों को बताती है कि मैंने इस लड़की के घर का CCTV कैमरा हैक करके ऑफ कर दिया है। इधर वो डांसर लड़की थिएटर से बाहर निकलती है और बाहर खड़ी अपनी कार में बैठ जाती है। इस कार में किडनैपर्स की टीम ने एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया था, इसलिए जैसे ही उनकी कार आगे बढ़ती है किडनैपर्स को उसकी लोकेशन पता लग जाती है और कार में बैठे किडनैपर्स की एक टीम लड़की की घर के लिए रवाना हो जाती है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। अब क्योंकि वहां मौजूद उसकी दूसरी टीम की हैकर ने पहले ही डांसर लड़की के घर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर दिया था, इसलिए ये लोग गेट से घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों किडनैपर्स लड़की के बेडरूम में जाकर छिप जाते हैं। अब तक उस डांसर बच्ची की कार भी अपने घर पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो बच्ची फोन से बात करते हुए अपने कमरे में जाती है। इस दौरान जब वो अपने बेड पर होती है तभी उन किडनैपर्स में से एक उसके पास जाकर उसे बेड पर दबोच देता है और फिर ये लोग उसकी गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये किडनैपर्स उस बच्ची को एक बैग में डालकर बंद कर देते हैं तथा तेजी से उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। फिर पीछे के गेट से होते हुए बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बच्ची को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान शहर को पार कर किडनैपर्स की ये दोनों गाड़ियां एक जंगल वाले इलाके में पहुंच जाती हैं और वहां बनी एक पुराने हवेली के सामने रुकते हैं। फिर जब ये लोग गाड़ी से उतरते हैं तो इन्हें हवेली के सामने वो शख्स खड़ा दिखता है जिसने इन किडनैपर्स को एक किडनैपिंग करने का काम सौंपा था। इसके बाद इन किडनैपर्स के साथ वो बॉस भी हवेली के अंदर जाता है और कहता है कि इस बच्ची को किसी रूम में बंद करके लॉक कर दो। फिर वो उन लोगों से अपना नाम लैम्बर्ट बताता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को जो काम सौंपा था वो तुम लोगों ने कर दिखाया, पर अभी एक और काम बाकी है जिसके बाद तुम लोगों को इस काम के पैसे मिल जाएंगे और वो काम है 24 घंटे इस लड़की की यहाँ रहकर निगरानी करना। पर ध्यान रहे यहाँ के कुछ नियम भी हैं। इन 24 घंटों में सिक्योरिटी के लिए तुम में से कोई भी ना तो फोन इस्तेमाल करेगा और ना ही कोई एक दूसरे को अपना असली नाम और काम के बारे में बताएगा। उधर इन किडनैपर्स में से एक महिला और एक आदमी उस बच्ची को बेडरूम में बंद करके उसका हाथ लॉक कर देते हैं। इसके बाद बॉस लैम्बर्ट उस महिला से कहता है तुम्हारा काम है इस लड़की की देखरेख करना। ये सुनकर वो महिला किडनैपर लैम्बर्ट से पूछती है कि आखिर ये बच्ची कौन है और किसकी बेटी है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि तुमने हम लोगों से किसकी बेटी का अपहरण करवाया है। इस पर लैम्बर्ट उससे कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत भी नहीं है। फिर लैम्बर्ट इन सभी लोगों का फोन जमा कर लेता है। तो वहां मौजूद किडनैपर्स में से एक आदमी लैम्बर्ट से पूछता है अगर हम एक दूसरे को अपना असली नाम और पहचान नहीं बता सकते तो हम एक दूसरे को किस नाम से बुलाएंगे। इस पर लैम्बर्ट उन लोगों को आपस में बुलाने के लिए नकली नाम देता है, जिसमें चश्मा पहनने वाले शख्स को फ्रैंक, बिना बाल वाले टकले आदमी को डीन, हैकर लड़की को सैमी, बॉडी बिल्डर आदमी को पीटर और काले बालों वाली लड़की को जोई नाम देता है, जबकि अफ्रीकन दिखने वाले को वो कल्लू नाम देता है। इसके बाद लैम्बर्ट वहां से बाहर चला जाता है, जबकि ये लोग यहाँ शराब पीने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। इन लोगों को लगता है कि बस 24 घंटे की ही तो बात है, मजे से कट जाएंगे, पर ये लोग नहीं जानते थे कि यहाँ जो होने वाला है उससे इन सबकी रूहें कांप जाएंगी। अब ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इस दौरान जोई की बाकी सभी लोगों से थोड़ी बहस होने लगती है। इसके बाद जोई किडनैप की हुई बच्ची एबिगेल को चेक करने उसके रूम में जाती है और बच्ची से पूछती है कि वो कैसी है। तो बच्ची उससे कहती है कि मेरे आंखों से पट्टी हटाकर मेरा हाथ खोल दो क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जोई का भी एक छोटा बेटा होता है, इसलिए वो इस बच्ची से प्यार से पेश आते हुए उसकी आंखों से पट्टी हटाकर उसके हाथ को खोल देती है। अब वो बच्ची पूछती है आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जोई कहती है एक बार तुम्हारा बाप हम लोगों को मुंह मांगी रकम दे दे फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ ख्याल रखूंगी। फिर जब जोई वहां से जाने लगती है तो वो बच्ची एबिगेल उससे कहती है तुम लोग नहीं जानते कि मेरा बाप कौन है और आगे तुम लोगों के साथ जो भी होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद ही होगे। ये सुनकर जोई घबरा जाती है। दूसरी ओर बाकी किडनैपर्स वहां मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जोई वहां पहुंचती है और फ्रैंक से कहती है कि मुझे लगता है कि उसका बाप कोई बहुत खतरनाक आदमी है। ये सुनकर फ्रैंक भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि उस बच्ची एबिगेल का बाप कौन है। तो इस बात का पता लगाने वो उसके रूम में जाता है और गन लेकर एबिगेल को डराते हुए उससे उसके बाप का नाम पूछता है। तो वो अपने बाप का नाम क्रिस्टोफ लजार बताती है। ये नाम सुनते ही मानो फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और भागते हुए वो बाकी लोगों के पास जाता है और उन सबसे कहता है मैं तुरंत यहाँ से निकल रहा हूँ। तो जोई उसको पीछे से रोककर पूछती है आखिर बात क्या है और तुम बिना कुछ बताए यहाँ से क्यों जा रहे हो। इस पर फ्रैंक घबराकर कहता है वो क्रिस्टोफर लजार की बेटी है और तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो कौन है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग उससे पूछते हैं कि कौन है ये लजार। तो फ्रैंक उन्हें बताता है कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है और कितने देशों में फैला है कोई नहीं जानता और लोगों का मानना है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है जो अपने दुश्मनों को नर्क जैसी सजा देता है। ये सुनकर बाकी लोग भी घबरा जाते हैं और कहते हैं शायद इसलिए ही लैम्बर्ट ने हम लोगों को इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर ये लोग लड़की को यहीं छोड़कर चुपचाप यहाँ से भाग जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन टकला डीन कहता है कि इससे लैम्बर्ट हमें जो 70 लाख रुपए देने वाला है वो नहीं देगा, इसलिए क्यों ना हम लोग यहीं रहकर सतर्क रहें और उस लड़की की निगरानी करें। आखिरकार सभी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, पर अब जो होने वाला था इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद इनमें से कुछ लोग इस हवेली में अंदर आने वाले सभी रास्तों की जांच करने लगते हैं, जबकि सैमी टीवी देखने लगती है। तभी पीछे बेड पर लेटा डीन मुखौटा लगाकर उसे बुरी तरह डरा देता है। इससे सैमी भड़क जाती है और उसे उस कमरे से निकल जाने को कहती है। तो डीन वहां से निकलकर किचन में जाता है जहां उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहां पहले से ही कोई मौजूद हो, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कोई उसे सीढ़ियों पर पीछे की तरफ घसीटने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सैमी किचन में आती है तो उसे पीछे से डीन कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है। तो उसे लगता है कि वो फिर से मजाक कर रहा है, पर जैसे ही सैमी उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है डीन का कटा हुआ सिर लुढ़क कर उसके हाथ में आ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर जब पीटर वहां आता है तो ये नजारा देखकर वो भी घबरा जाता है और वो बाकी लोगों को भी वहां बुला लेता है। अब फ्रैंक कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इसकी गर्दन किसी जंगली जानवर ने काटी हो। तो जोई कहती है या शायद एबिगेल के बाप लजार ने इसकी हत्या करवाई हो, क्योंकि इतनी बेरहमी से हत्या उसके ही आदमी कर सकते हैं। उनको वोल्टेज कहते हैं। ये सुनकर कालिया कहता है हाँ मैंने भी सुना है, पर यहाँ वोल्टेज कैसे आ सकता है। फिर जोई के कहने पर ये सभी लोग उस लड़की के रूम में उसे चेक करने जाते हैं तो वो वहां बेड पर लेटी हुई दिखाई देती है, पर कालिया कहता है कि अगर वोल्टेज यहाँ सच में आ गया है तो मैं यहाँ रुकने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर आश्चर्य की बात यह होती है कि दरवाजा बाहर से बंद होता है
है। तभी इन लोगों को अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं और सभी खिड़कियां लकड़ी के पट्टी से अपने आप ही बंद होने लगती हैं। ये देखकर इन सभी लोगों की बुरी तरह फट जाती है और सबको लगता है आज उन लोगों की ठुकाई होकर रहेगी। तभी कालिया ऊपर सीढ़ियों की ओर भागता है तथा जोई उसके पीछे जाती है, पर उसके पहले वो अबिगेल के रूम में जाती है। तो अबिगेल उससे कहती है फ्रैंक ही वोल्टेज है और वो पहले मेरे पिता के लिए काम करता था। जोई ये बात कालिया को बताती है। कालिया कहता है पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कहीं ये सब बॉस लैम्बर्ट का ही तो कोई प्लान नहीं। फिर वो जोई से कहता है तुम बाकी लोगों को साथ लो और मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजता हूँ। पर जैसे ही वो कुछ कदम आगे चलता है अचानक से रुक जाता है। उसको इस तरह देखकर जोई उसके पास जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने कालिया के गर्दन और चेहरे पर नोचकर उसे मार डाला था। जोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि इतनी तेजी से कौन ये सब कर रहा है, इसलिए वहां से जाकर वो सैमी, पीटर और फ्रैंक तीनों की ओर बंदूक तानकर कहती है सच बताओ तुम तीनों में से कौन कर रहा है ये सब। फ्रैंक उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो जोई उससे कहती है कि तुम ही वोल्टेज हो ना, तुम पहले अबिगेल के बाप लाजार के लिए काम करते थे, मुझे उसने सब बता दिया है। इस पर फ्रैंक कहता है वो हम लोगों को आपस में लड़वाने के लिए ऐसा कह रही है, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। तो जोई उसको ऐसा करने से रोकती है, पर इस दौरान पीटर अबिगेल के रूम में चला जाता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन तब तक जोई वहां आकर उससे भिड़ जाती है। अब आखिरकार अबिगेल इन लोगों को अपना असली रूप दिखाती है। दरअसल वो एक वैम्पायर होती है और बाकी किडनैपर्स को भी इसने ही मारा था। फिर वो छलांग लगाकर पीटर पर हमला कर देती है। ये देखकर फ्रैंक अबिगेल के खोपड़ी में गोली मार देता है, पर वो मरने की बजाय फिर से उठ जाती है। बचने के लिए ये लोग उस रूम से निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। जोई सबसे कहती है हम लोगों ने अपनी मौत खुद बुलाई है और बाहर निकलने के सभी रास्ते भी बंद हैं, इसलिए हम लोगों को वैम्पायर मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो इसके बाद ये सभी लोग उस वैम्पायर लड़की को मारने जाते हैं तो देखते हैं कि वो कालिया के कटे हुए धड़ के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही है। अब पीटर उसको कसकर जकड़ने की कोशिश करता है और वो पीटर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके गले में लटके ईसा मसीह के लॉकेट से उसके ही सीने पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। इस दौरान जब फ्रैंक पीछे से उस वैम्पायर पर छड़ी से हमला करने आता है तो फ्रैंक की छड़ी छीनकर उसके ही पैर में घुसा देती है। अब ये सभी लोग बड़ी मुश्किल से उस रूम से बाहर निकलते हैं। फिर जोई फ्रैंक के पैर से वो छड़ी बाहर निकालती है। फ्रैंक कहता है उस वैम्पायर लड़की पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि ईसा मसीह का लॉकेट भी काम नहीं कर रहा। तो जोई अपने साथ लाया हुआ बेहोशी का इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है पर इसका असर उस पर जरूर होगा। इसके बाद ये लोग हवेली के अलग अलग हिस्से में फिर से अबिगेल को खोजने निकलते हैं, जिसमें पीटर और सैमी एक साथ होते हैं जबकि फ्रैंक और जोई एक साथ। इस दौरान हवेली के अंदर सैमी एक ऐसे पुराने स्विमिंग पूल में गिर जाती है जहां कई सड़ी हुई लाशें पड़ी होती हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। फिर उन लाशों के बीच से रेंगते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। दूसरी ओर पीटर घर के अंदर एक जगह खड़े होकर अपनी उंगली में घुसी एक पिन निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे वो वैम्पायर लड़की आ जाती है। उसको देखते ही पीटर की बुरी तरह फट जाती है और वो वैम्पायर चिल्लाते हुए भागता है क्योंकि पिछली बार अबिगेल ने पीटर की हालत खराब कर दी थी। अब पीटर कॉरिडोर में भाग रहा होता है और अबिगेल उसका पीछा कर रही होती है। फिर पीटर कॉरिडोर से निकलकर बाहर से दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन अबिगेल वो दरवाजा तोड़ देती है तो पीटर सीढ़ियों से होते हुए फिर से भागने लगता है। इस दौरान फ्रैंक एक कमरे का दरवाजा खोलता है जिससे टकराकर पीटर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब तक जोई और सैमी भी वहां आ जाते हैं, जबकि अबिगेल रेलिंग पर चढ़ती हुई फ्रैंक की ओर बढ़ने लगती है, जिससे डरकर फ्रैंक नीचे की ओर भागता है, पर अबिगेल उसको पीछे से धक्का दे देती है जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है। अब अबिगेल भी नीचे आकर फ्रैंक के ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। इस दौरान जोई पीछे से अबिगेल को वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है तो अबिगेल उससे इंजेक्शन छीनकर उसे एक चैनल के अंदर फेंक देती है, पर चैनल लॉक होता है, इसलिए जोई अंदर हाथ डालकर इंजेक्शन निकालने की कोशिश करने लगती है। उधर फ्रैंक का गला दबा रही अबिगेल को जब सैमी पीछे से पकड़कर खींचती है तो वो उसके हाथ पर दांत से काट लेती है और खुद को छुड़ाकर फ्रैंक की टांग पकड़कर हवा में खींचने लगती है। ये देखकर पीटर उस वैम्पायर पर कूद पड़ता है और उसे जमीन पर दबाने लगता है, जिससे अबिगेल छूटने के लिए छटपटाने लगती है। अब तक जोई वो इंजेक्शन उठा लेती है और बड़ी ही फुर्ती से उसे अबिगेल को लगा देती है। ऐसा करते ही थोड़ी ही देर में वो वैम्पायर बेहोश हो जाती है। आखिरकार ये लोग चैन की सांस लेते हैं। अब सैमी सबसे कहती है कि इस वैम्पायर ने मेरे हाथ पर काट लिया है, कहीं इससे मैं भी तो वैम्पायर नहीं बन जाऊंगी। तो जोई कहती है कि शायद। थोड़ी देर बाद जब अबिगेल को होश आता है तो वो एक लोहे के पिंजड़े में होती है। अपने सामने जोई को देखकर वो उससे पिंजड़ा खोलने को कहती है, पर जोई ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। अब तक वहां फ्रैंक, सैमी और पीटर भी आ जाते हैं। तो अबिगेल फ्रैंक से कहती है पहले तुम मेरे पिता के लिए काम करते थे ना। इसके बाद वो उन सबसे कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे किडनैप करके इस हवेली में लाए हो? नहीं, मैंने ही तुम लोगों को एक योजना के तहत यहाँ इकट्ठा किया है। तो पीटर उससे पूछता है कि क्या ये सच है? इस पर अबिगेल कहती है हाँ, लैम्बर्ट जिसने तुम्हें यह काम सौंपा था वो मेरा ही आदमी है। इसके बाद अबिगेल वहां मौजूद सभी लोगों को उनके असली नाम से बुलाने लगती है, जिससे ये सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इस वैम्पायर लड़की को इन सबके असली नाम कैसे पता। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो? इस पर अबिगेल कहती है तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने मेरे पिता की कंपनी के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है, जबकि फ्रैंक मेरे पिता की कंपनी में काम करता था। फिर ज्यादा पैसों के लालच में ये FBI का जासूस बन गया और हमारी कंपनी की एक ब्रांच को बंद करवाने की कोशिश की। इसके बाद ये वैम्पायर लड़की जोई से कहती है तुम कुछ संदिग्ध लोगों के लिए डॉक्टर का काम करती थी और एक दिन तुमने नशे में मेरे पिता का बिजनेस संभालने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के शरीर में लगी गोली निकालने के बजाय उसकी नस काट दी और वो मर गया, जिससे मेरे पिता का बिजनेस में काफी नुकसान हुआ। फिर वो उन लोगों से कहती है तुम में से जो भी दरवाजा खोलकर मुझे आजाद करेगा उसे मैं जिंदा छोड़ दूंगी। तो पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रैंक और जोई उससे कहते हैं इसके जाल में मत फंसो, ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। पर जब पीटर फिर भी नहीं मानता तो जोई उसके कमर पर गोली मार देती है ताकि वो सिर्फ घायल हो। इसके बाद वो सैमी के साथ पीटर की गोली निकालने चली जाती है, जबकि फ्रैंक वहीं रुकता है। तो एबिगेल उससे कहती है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हूँ अगर तुम मुझे आजाद कर दो। फ्रैंक कहता है ठीक है। तो वो बताती है कि लाइब्रेरी में किताबों के पीछे एक गुप्त दरवाजा है, पर जब ये बताने के बाद भी फ्रैंक पिंजरा नहीं खोलता तो एबिगेल इस पिंजरे का दरवाजा तोड़ देती है, जिससे टकराकर फ्रैंक दूर जा गिरता है। फिर इससे पहले कि एबिगेल फ्रैंक को काट पाती जोई वहां पहुंच जाती है और वो खिड़की पर लगी लकड़ी की पट्टी को तोड़कर हटा देती है, जिससे धूप अंदर आ जाती है और एबिगेल के हाथ पर पड़ती है और धूप के असर से उसका एक हाथ ब्लास्ट हो जाता है तथा वो चीखने लगती है। अब मौका देखकर जोई फ्रैंक को वहां से लेकर भागती है। इसके बाद जिंदा बचे ये चारों किडनैपर्स लाइब्रेरी में जाते हैं। फ्रैंक वहां किताबें हटाकर वो गुप्त दरवाजा ढूंढने लगता है, पर उसको वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो सैमी कहती है मैं और पीटर यहाँ का पावर सोर्स ढूंढने जा रहे हैं, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं यहाँ से बाहर निकलने का शायद कोई जुगाड़ बना सकूं। फिर ये दोनों उस हवेली के और अंदर जाकर खोजबीन शुरू करते हैं। इस दौरान पीटर जब थोड़ी दूरी पर होता है तो सैमी को ऐसा लगता है जैसे उसको एबिगेल
कंट्रोल करने लगी हो, क्योंकि उसके काटने की वजह से वो अब वैम्पायर बनने लगी। उधर आगे बढ़ चुका पीटर जब सैमी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है, तभी वैम्पायर बन चुकी सैमी एबिगेल के कंट्रोल में होने की वजह से पीटर पर हमला करके उसे काटने लगती है, जिससे पीटर छटपटाता हुआ नीचे गिर जाता है। तो सैमी उससे कहती है कि अब मैं एबिगेल हूं। आखिरकार पीटर मर जाता है और एबिगेल सैमी को अपने इशारों पर नचाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब जोई सैमी को पीछे से पीटर के लाश के पास बैठी हुई देखती है तो समझ जाती है कि ये भी एबिगेल की वैम्पायर गुलाम बन चुकी है, इसलिए उसका चेहरा देखते ही दोनों वहां से भागते हैं। पर वैम्पायर सैमी बहुत ही तेजी से इन दोनों के सामने आ जाती है। फिर जैसे ही वो इन दोनों की ओर बढ़ती है, जोई सामने आ रही धूप को एक प्लेट के जरिए सैमी की बॉडी पर मोड़ देती है, जिससे सैमी की बॉडी धूप से ब्लास्ट हो जाती है। फिर वहां से ये दोनों लाइब्रेरी में दिख रहे एक दरवाजे से होकर एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कंप्यूटर के सामने बैठा बॉस लैम्बार्ड दिखता है, पर वो भी एक वैम्पायर ही होता है और वो जोई का गला दबाने लगता है। तो फ्रैंक पूछता है कि अब आखिर तुम क्या चाहते हो? तो लैम्बार्ड कहता है 2 साल पहले एबिगेल ने मुझे भी वैम्पायर बना दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे मारने में मेरी मदद करो, क्योंकि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर तुम मेरे खून से वैम्पायर बनोगे तो तुम खुद पर पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं किया तो लाजार भी आता होगा और वो और उसकी बेटी तुम दोनों को जरूर मार डालेंगे। फिर वो फ्रैंक को काटकर उसे भी वैम्पायर बना देता है और उससे जोई को मार डालने को कहता है, पर फ्रैंक ओक की लकड़ी घुसाकर लैम्बार्ड को ही मार डालता है। अब तक वहां एबिगेल भी आ जाती है, तो फ्रैंक उसको पकड़कर उसका ज्यादातर खून चूस लेता है, जिससे वो गिर जाती है। इस दौरान जोई ओक की लकड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वैम्पायर फ्रैंक उसका पीछा करके उसे पटक देता है। फिर वो उसका गला दबाने लगता है और उसे नीचे ढकेल देता है। पर तभी एबिगेल वहां आकर जोई को कैच कर लेती है और कहती है मैं उससे अकेले नहीं लड़ पाऊंगी, तुम उसे मारने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो अब दोनों मिलकर फ्रैंक से भिड़ जाते हैं, पर वो बहुत ही ताकतवर बन चुका होता है और दोनों को दूर उछाल देता है। इसके बाद वो ओक की लकड़ी जोई के कंधे के आर पार घुसा देता है और उसे एक कुर्सी से टांक देता है। लेकिन तब तक एबिगेल फिर से उठ खड़ी होती है और फ्रैंक से फिर भिड़ जाती है, लेकिन फ्रैंक फिर से एबिगेल के शरीर में बचा हुआ खून चूस लेता है, जिससे वो बहुत ही कमजोर होकर गिर जाती है। अब वो जोई के पास जाकर उसे भी काट लेता है ताकि वो उसकी वैम्पायर गुलाम बन जाए। इसके बाद वो जोई से ओक की लकड़ी लेकर एबिगेल को मारने को कहता है, पर जोई ऐसा नहीं करती क्योंकि वो अभी वैम्पायर नहीं बनी होती, जिससे नाराज होकर फ्रैंक उसे दूर ढकेल देता है। ये देखकर एबिगेल फिर से फ्रैंक पर टूट पड़ती है और आखिरकार जोई और एबिगेल मिलकर उसके शरीर में ओक की लकड़ी घुसाकर उसे मार डालते हैं। अब तक एबिगेल का बाप लाजार भी आ जाता है, वो जोई को मारना चाहता है, पर एबिगेल कहती है इसने मेरी जान बचाई इसलिए इसे जाने दो। आखिरकार जोई वहां से चली जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फैंटेसी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।